Upchar Academia would like to welcome all the distinguished guests present today at this lecture. We are again present in front of you with another topic which has been bothering the clinicians for quite some time now, that is dengue. And we have a wonderful speaker with us. Thank you to Dr. Suresh Vashisht, who is the patron of Upchar Academia, in arranging for this talk with Dr. Neha Rastogi Panda. But before we get on with the program, I would like to invite the convener of Upchar, Dr. Rajshekhar Yadav, to welcome the guests here. And I would also like to inform him that the Secretary of State, Rajasthan State IMA, Dr. Praveen Garg, is also present with us. It is very kind of him to grace this occasion. Dr. Rajshekhar Yadav, please, sir, your welcome note. Dr. Rajshekhar Yadav. बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर कांतेश। उपचार परिवार की ओर से मैं आज के सभी श्रोताओं का, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर नेहा रस्तोगी जो कि आज की स्पीकर हैं, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। उपचार राजस्थान के प्राइवेट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। 1.5 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी और 1000 से ज़्यादा हमारे ऑफिशियल मेंबर्स हैं। उपचार के अंदर हम बहुत सी गतिविधियाँ इस समय जारी हैं, जिनमें उपचार स्वास्थ्य है, उपचार समृद्धि के नाम से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डॉक्टर्स में कैसे प्रमोट कर सके उसको बताने की कोशिश करते हैं। उपचार संवर्धन एक हमारा सेल है, जिसमें हम डॉक्टर्स की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, सिंगिंग, राइटिंग, पेंटिंग एटसेट्रा, उनको प्रमोट करते हैं। उपचार पर्यटन एक हमारा ग्रुप है, जिसमें हम टूरिज्म से रिलेटेड, टूर्स एंड ट्रेवल से रिलेटेड जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। उपचार संवेदना एक हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें यदि किसी डॉक्टर के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी हम किस तरीके से हेल्प करते हैं, ऐसा इस सोच के साथ उसका गठन किया गया था। उपचार मैत्री हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो एक्सक्लूसिवली वीमेन डॉक्टर्स के लिए है। इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ के मार्गदर्शन में हमने उपचार एकेडमिया स्टार्ट किया है, जिसमें हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हम उपचार के जरिए करने का प्रयास करते हैं, और न केवल राजस्थान के बल्कि राजस्थान से बाहर के डॉक्टर्स को भी एक परिवार के रूप में एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। तो उपचार एकेडमिया एक उपचार का एक लेटेस्ट सेल है, और आज एक बार फिर हम इसके दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। उपचार की ओर से मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और डॉक्टर कांतेश से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्रवाई आयोजित करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर राजशेखर यादव जी। राजशेखर यादव जी उपचार स्टेट वर्किंग कमेटी के कन्वीनर हैं, काफी सक्रिय हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो उपचार का जो मेन ऊर्जा स्तंभ में से एक है। हमारे आज के जो विशिष्ट स्पेशली इनवाइटेड गेस्ट डॉक्टर अनुराग शर्मा जी शायद हमारे साथ उपस्थित हैं। इससे पहले कि डॉक्टर धाकर साहब हमको ज्वाइन करें, डॉक्टर अनुराग शर्मा जी वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं आदित्य हॉस्पिटल और पटवा हॉस्पिटल जयपुर में। ये हाल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक जयपुर ब्रांच के, और फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हुए हैं एमपीएस जयपुर के। एमपीएस जयपुर भी उपचार की भांति एक स्थानीय प्राइवेट चिकित्सकों की संस्था है, और साथ में ये पूर्व में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के सचिव भी रहे हुए हैं। डॉक्टर धाकर साहब हमारे साथ उपस्थित हैं, डॉक्टर अनुराग धाकर जी, जो ट्रॉमा सेंटर एसएमएस के हाल प्रभारी हैं और सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे बड़े भाई समान है, और उन्होंने ऑर्थोपेडिक्स यहीं जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से की। काफी ऊर्जावान और सक्रिय व्यक्तित्व हैं, और चिकित्सकों के हक की लड़ाई के लिए इनकी देखा जाए तो कोई किसी सीमा में बंद कर नहीं रहते हैं, और ये भावना अगर देखी जाए तो मेरे अंदर इनके प्रेरणा से ही आई है। तो सर्वप्रथम तो हम डॉक्टर अनुराग धाकर और डॉक्टर अनुराग शर्मा जी का वेलकम करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं उनकी शानदार जीत पे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जयपुर मेडिकल एसोसिएशन उनके मार्गदर्शन में
एक सुंदर और सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। डॉक्टर अनुराग धाकड़ से निवेदन है कि यहाँ उपस्थित सदस्यों के सम्मुख 2 शब्द से उद्बोधन करें। डॉक्टर अनुराग धाकड़ जी। धन्यवाद डॉक्टर कांतेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। सर्वप्रथम मैं यहाँ इस मंच पर उपस्थित अपने सभी चिकित्सक साथियों का अभिनंदन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। और डॉक्टर कांतेश जिन्होंने मेरे बारे में ये कहा, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर कांतेश का स्नेह है कि वह इस प्रकार का मेरे प्रति भाव रखते हैं, और मैं डॉक्टर कांतेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। ये जो उपचार संस्था है जिसके संस्थापक डॉक्टर राजशेखर जी हैं और इस समय अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर कांतेश जो इनके सह संस्थापक हैं, इन 700 से अधिक सक्रिय इनके सदस्य हैं। अभी जो मैं वर्तमान में SMS मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स के पद पर कार्यरत हूँ, और ट्रॉमा सेंटर जो हमारे यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉमा सेंटर इन नॉर्थ इंडिया है, उसका अभी इंचार्ज हूँ। तो अभी जो हम लोगों के इलेक्शंस थे, जो हमारे चिकित्सक जगत में एकता की एक भावना को विकसित करने के लिए जयपुर के सभी जो चिकित्सक थे, उन्होंने जो IMA के मेंबर्स हैं, जिसका ये लोकल ब्रांच JMA कहलाती है, उसमें हमारे 1248 चिकित्सकों ने, कुल मिलाकर इसमें 2400 से अधिक सदस्य हैं, किंतु 1248 के लगभग संख्या में इन्होंने इस बार वोट दिया इसमें, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया ताकि चिकित्सक जगत में एक एकता का भाव सदैव उत्तरोत्तर विकसित होता चला जाए। बहुत अच्छा आयोजन रहा। मैं अपने सभी चिकित्सक बंधुओं से कहूंगा कि चिकित्सक जगत की गरिमा को वो ज्ञान के क्षेत्र में भी और सामान्य भारतीय जो हमारे हैं, हमारे निवासी हैं, वो हमारे आदरणीय, उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हुए संगठित होने का प्रयास करेंगे। और जब भी कभी ऐसा अवसर आएगा जब चिकित्सक जगत की अस्मिता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो हमारा संगठन आगे बढ़कर उपचार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर बाब, आपके सुंदर शब्दों से जो आपने उद्बोधन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको पुनः मैं बधाई देता हूं। आपको शुभकामनाएं। डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, अगर आप उपस्थित हो तो कृपया या मुखातिब हो यहाँ उपस्थित लोगों से। डॉक्टर अनुराग शर्मा जी तो सचिव हैं नवनिर्वाचित JMA के। नमस्कार डॉक्टर कांतेश, नमस्कार। नमस्कार। Good evening everybody who is on this meeting today. I greet you everybody on behalf of Upchar and Jaipur Medical Association. Presently, I am recently, as Dr. Anurag Dhakkar just said, it has been a very successful election which was held on Sunday, and 1248 doctors from various corners of Jaipur, they came, took out precious time to vote and use their franchisee. And Dr. Anurag Dhakkar as president-elect and Dr. Anurag Sharma, myself as secretary, we were. हम निर्वाचित हुए उसमें, और मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इसमें भाग लिया और सहयोग दिया एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। और उपचार की जितनी तारीफ की जाए कम है। डॉक्टर राजशेखर, डॉक्टर कांतेश बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं, और आशा की जाएगी कि और भी मेंबर्स इसमें जुड़ेंगे। जैसे जैसे मेंबर जुड़ेंगे संगठन और मजबूत होगा। 700 ऑलरेडी हैं, जो कि अपने आप में एक संख्या है काफी बड़ी, और आशा की जाती है कि आगे भी हम लोग जो है इसमें सहयोग करेंगे। और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की ओर से और डॉक्टर धाकड़ और मेरी ओर से और हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव की ओर से मैं आश्वासन देना चाहूंगा और पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम उपचार के साथ जो भी हमको सहयोग मिलेगा उपचार से, और हम जो भी उपचार के लिए कर सकते हैं हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये आफ्टर ऑल डॉक्टर्स की ही संस्था है और डॉक्टर्स के हित में कार्य करती है। हमेशा सरकार और डॉक्टर के बीच का एक बहुत बड़ी कड़ी है, जनता के और डॉक्टर्स के बीच की कड़ी है। तो उपचार का एक बहुत महत्व है और इसका महत्व बढ़ेगा, ये हमें पूरी आशा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया गया, और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इतने प्रबुद्ध डॉक्टर्स के बीच में मैं मौजूद हूं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू डॉक्टर अनुराग शर्मा जी। आपके और धाकर साहब के चयनित होने से निस्संदेह जयपुर आईएमए कोई नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के और प्रदेश के चिकित्सकों को बहुत लाभ होगा, इसकी हम पूर्ण आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं पीसी गर्ग साहब हमारे यहाँ उपस्थित हैं। पीसी गर्ग साहब के प्रयासों का ही फल है जो पहले एक लंबे समय से जोधपुर के बाद अब जयपुर में भी चुनाव सक्रिय रूप से हो सके हैं। निस्संदेह सकारात्मक विचारधारा के हमारे बड़े भाई समान है प्रवीण गर्ग साहब। तो प्रवीण गर्ग साहब से मैं क्विक संबोधन चाहूंगा इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें। राजस्थान स्टेट आईएमए के सचिव डॉक्टर पीसी गर्ग साहब। I think Dr. PC Garg sahab in the hello. I think we have he's not available. So we'll start with the program. डॉक्टर वशिष्ठ साहब से मैं निवेदन करूंगा जो हमारे उपचार अकेडमिया के पैटर्न है कि आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें यहाँ उपस्थित सदस्यों के बीच। डॉक्टर वशिष्ठ साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा अनुराग जी और अनुराग जी को, धाकड़ साहब और शर्मा जी। और बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर अनुराग धाकड़ मेरे ही इंस्टीट्यूट से हैं, उसी एलुमनाई से हम बिलोंग करते हैं, जोधपुर से। और ये एक बहुत अच्छी पहल है। डॉक्टर नेहा जो आज की हमारी स्पीकर हैं, डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा, शी इज एन अथॉरिटी इन इन्फेक्शियस डिजीज and she has done her DM in infectious disease in from AIIMS, and now presently she is working in Fortis Memorial Research Institute, Gurgaon, and she has been a very helpful member of our fraternity, that she guides each and every doctor in distress. She has a very clear vision. She is one of the permanent member in infectious disease control, which is committee in WHO for Asian countries. And I am so happy that rather if I start introducing her formally, it will take a lot of time. But her lecture and her clear vision about the infectious disease and whatever she is going to speak will be a testimony and will be a real introduction on her part. So I request Kantesh ji to please go ahead, and I am having pleasure in inviting her on behalf of patron. आप कहते हैं मुझे संरक्षक का पद बहुत बड़ा होता है, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ और राजशेखर जी की वजह से, आप सबकी वजह से जुड़ा हूँ। तो आप जोड़े रखिए, बस ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नहीं सर, आपका आशीर्वाद बना रहे सर। और इससे पहले कि मैं नेहा जी को आमंत्रित करूं, हमारे बीच एक वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर एसएन हर्ष साहब, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल ऑफ आईएमए उपस्थित हैं। और यहाँ के जो आईएमए के इलेक्शन कमीशन के वो सर्वोच्च पद पे आसीन है। डॉक्टर एसएन हर्ष साहब को मैं बधाई देता हूँ कि जोधपुर के बाद जयपुर के भी चुनाव कराने में वो सफल रहे। बहुत ही सुंदर उन्होंने उदाहरण पेश किया। डॉक्टर एसएन हर्ष साहब का स्वागत है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा नेहा रस्तोगी पांडा जी को। डॉक्टर नेहा, द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर, प्लीज नेहा जी। थैंक यू कांतेश सर, थैंक यू सो मच सुरेश सर, थैंक यू अनुराग सर, डॉक्टर शर्मा एंड डॉक्टर धाकर सर, थैंक यू हर्ष सर। सो देयर आर सो मेनी डिग्नेटरीज एंड इतने सीनियर लोगों के बीच में टॉक करना, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑनेस्टली। एंड आज की बात करें जाए डेंगू के बारे में, तो एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए चुना गया है बिकॉज ना केवल ये सीजन है इसको चुनने का, बट ऑल्सो हम जिस तरीके से कोविड से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं एंड नाउ वी आर लैंडिंग इन एक्चुअली अनदर ट्रबल। तो दो वायरसेस ने मिलके बहुत ट्रबल क्रिएट किया हुआ है, तो एटलीस्ट हम एक को जान के थोड़ा सा और उसके बारे में डिस्कस करें। आई एम श्योर आप लोग इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, वी हैव सीन सो मेनी डेंगू केसेस इतने सालों से, बट कुछ ना कुछ नया डेंगू वायरस खुद को करता है, तो हमें उस वायरस से निपटने के लिए एक कदम एटलीस्ट आगे रहना पड़ेगा। सो अगर इफ यू कैन अलाउ मी तो मैं शेयर स्क्रीन करें एंड देन आई कैन स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। Admin, a request, please mute everybody except Dr. Neha.
इसमें थैंक यू। एक बार प्लीज शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी सर को एनेबल कर दीजिए सो दैट आई कैन शेयर द प्रेजेंटेशन। विवेक, अजय, प्लीज। इट्स ऑलरेडी इनेबल्ड बॉस। ओके ओके, डॉक्टर नेहा इनेबल्ड होगा, आप चेक कीजिए। सर इसमें होस्ट डॉक्टर डिसेबल ही नेहा आ रहा है। हाँ, जी ओके ओके, थैंक यू। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? बिल्कुल ओके बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करी जाए, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस डेविल जो कि है डेंगू। सो एक केस से हम स्टार्ट करते हैं एंड एक्चुअली दिस शुड बी मोर ऑफ एन इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, नॉट बिकॉज कि वो बोरिंग ना हो बट ऑल्सो बिकॉज आप लोग इतने सीनियर हैं तो कुछ गाइडेंस मैं आपसे भी लेना चाहती हूँ एंड कुछ पॉइंट्स जिसके बारे में हम अच्छे से और डिस्कस कर सकते हैं। तो एक केस सिनेरियो से आई वुड लाइक टू स्टार्ट। सो एक बेसिक केस सिनेरियो जो इस सीजन का सबसे कॉमनेस्ट केस सिनेरियो है, हम किसी भी ओपीडी में जाएं, एक 34-year-old male presents to an OPD with the fever which is moderate to high grade, severe headache and myalgia since 2 to 3 days and sore throat with the dry cough since 2 days. The patient has been taking paracetamol for a fever. No significant medical history in the past. BP and vitals are otherwise normal except the high grade fever. Posterior pharyngeal wall seems congested as you can see on the right side of the slide. So what could be the differential diagnosis? Of course presentation हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको साइड पे भी अगर रख के क्या और कॉजेज हो सकते हैं इस तरीके के सिंपल बेसिक प्रेजेंटेशन का जो इस सितंबर अक्टूबर के सीजन में आता है। आप लोग अपने आंसर्स चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं एंड इफ एनीबॉडी कैन अनम्यूट एंड आंसर। एनीवन? सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप चैट बॉक्स में जो भी इंटरेक्शन करना चाहें आप उसके यू कैन यूज द चैट बॉक्स एंड डॉक्टर नेहा विल आंसर अकॉर्डिंगली। Okay, so I can see एक दो chat boxes में answer. Community acquired pneumonia, one has written. Dr. Sarika has written, I think, pharyngitis. That's good. Malaria, absolutely. So of course, ये season में ये सारी चीजें होना बहुत ही obvious है. So moving on. So हमारे differential diagnosis में viral fever सबसे ऊपर, क्योंकि patient को सिर्फ high grade fever है, otherwise वो vitals के साथ बहुत stable है. डेंगू क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मलेरिया, इवन टाइफाइड फीवर के अंदर भी सोर थ्रोट और इस तरीके की पिक्चर आना हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस, यंग मेल है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, चिकनगुनिया के अंदर भी इस तरीके की प्रेजेंटेशन हो सकती है एंड लास्ट डाउन इन द लिस्ट इसी सीजन में इसी तरीके के टिक्स बाइट्स के थ्रू स्क्रब टाइफस जैसी बीमारी भी हो सकती है। सो ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर के थ्रू ही हम लोग कॉजेस पे सोच सकते हैं कि सबसे कॉमनेस्ट वायरल फीवर के साथ। अब इस पेशेंट के हमने कुछ टेस्ट कराए और उसमें हमने देखा गया कि NS1 एंटीजन पॉजिटिव है, तो इवेंचुअली ये पेशेंट निकला डेंगू फीवर का विद अभी तक अनकॉम्प्लिकेटेड कोर्स। सो बात किया जाए क्विकली कि डेंगू वायरस हम सब जानते हैं फ्लेविवायरिडे फैमिली का है, विच इज अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ RNA वायरस। तो हम लोग डिफरेंट टाइप के फेजेस में डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स को देखते हैं। सर्कल मैंने जो क्रिटिकल फेज को किया हुआ है वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ द टाइम या ओपीडी में पेशेंट्स इस दौरान आते हैं। अक्सर पहले 3-4 दिन पेशेंट्स अपने घर पे ही बुखार के लिए डोलो पैरासिटामोल लेते हैं। जब उनका फीवर ठीक नहीं होता है या रादर बढ़ता है तो स्ट्रेस करके या फिर कोई और सिम्टम्स हैं जैसे कि भी मैंने दिखाया सोर थ्रोट या वॉमिटिंग, इस हिसाब से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो अक्सर हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स डे 5 डे 6 के दौरान पे ही आते हैं। बात किया जाए कि हम आज इस विषय में क्यों अभी चर्चा कर रहे हैं, तो अगेन जैसे हमने देखा है कि बीच में हमारे पास ये एक सीजनल ट्रेंड अब शुरू हुआ है, सो वापस से डेंगू का सर्ज आ गया है एंड क्योंकि अभी हम पोस्ट कोविड फेज में चल रहे हैं
तो दोनों वायरसेस के सिम्टम्स इतने ज्यादा सिमिलर हैं एंड ओवरलैपिंग हैं, जबकि ट्रीटमेंट्स में बहुत एक्सट्रीमली डिफरेंट हैं, जो मैं आगे बताऊंगी भी। तो विद दिस राइजिंग बर्डन, अभी हम अगर देखें वर्ल्ड वाइड केसेस 2021 के दिस स्नैपशॉट के हिसाब से जो कि CDC के थ्रू दिया हुआ है, इंडिया में अगर हम स्पेशली बात किया जाए तो 14,000 से भी ऊपर केसेस का रिपोर्टेड था। ये जुलाई का डेटा है। एज पर दी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, सितंबर 2021 तक ओवरऑल इंडिया में 60,000 से भी ज्यादा केसेस रिपोर्टेड हैं डेंगू के। मैंने मेनली सर्कल किया हुआ है अबाउट द हाईएस्ट गुजरात, जिसमें 4,900 ऑलमोस्ट 5,000 केसेस रिपोर्टेड हैं। हरियाणा में 800 से 1000 केसेस, राजस्थान बेल्ट के अंदर ही 3300 के ऊपर केसेस रिपोर्टेड हैं। डेथ्स जो अभी तक रिपोर्टेड हैं विच आर नोन टू कॉज बाय डेंगू 30+ है, विच इज वेरी डेंजरस बिकॉज डेंगू जिसको हम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल इसको हम सबसे ज्यादा ओवर ट्रीट करते हैं। एंड कई डेथ्स, स्पेशली जो मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स होती हैं वो क्रिटिकल फेज में होती हैं। तो अगर हम बात करें जाए कि सीरो टाइप की, हम लोग कुछ डिफरेंट सीखना चाह रहे हैं अगर डेंगू का, तो हमें एक स्टेप हायर रहना पड़ेगा। सो डेंगू सीरो टाइप्स की डिफरेंट टाइप की स्टडीज हर साल हर एपिडेमिक और आउटब्रेक में हुई है। सो 2021 में अभी तक जितनी भी स्टडीज आई हैं ये मोस्टली एम्स में कंडक्ट की हैं इन इंडिया। तो डेंगू सीरो टाइप 1 जो कि अदरवाइज भी मोस्ट प्रेवलेंट सीरो टाइप है, वही हमें मिला है। अगर हम इंडियन सिनेरियोज की अभी तक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ दी एपिडेमिक, जैसे कि 2017 में जो सबसे ज्यादा प्रलय हुआ था डेंगू का, वो डेंगू वायरस 2 की वजह से हुआ था। और अभी तक डेंगू वायरस 1 ही मोस्ट कॉमन स्टेट्स में मिला है। अभी तक का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 पेशेंट्स का मॉलिक्यूलर डाटा जो 2021 के स्ट्रेन्स आए थे दिल्ली के, उनमें लिया गया तो देखा गया कि डेंगू 1 की संख्या सबसे ज्यादा है। मैं डेंगू 1, 2, 3, 4 इन सब के बारे में जानने का क्या रीजन है, क्यों हमें सिर्फ डेंगू से ऊपर उठ के ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा सीरोटाइप कर रहा है। इसकी वजह है कुछ स्टडीज। सो सिंगापुर की एक स्टडी ने ऐसा शो किया कि डेंगू वायरस 1 जो होता है वो ज्यादा एसोसिएटेड होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर या सीवियर डेंगू हम जिसे कहते हैं, जबकि सिंगापुर स्ट्रेन्स में डेंगू वायरस 2 के अंदर पाया गया लोअर रिस्क है। हालांकि हमारा डेटा इससे थोड़ा सा डिफरेंट कहता है। सो ये ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2018 में एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने एक्चुअली में देखा कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि लो प्लेटलेट काउंट और उससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस आर मोर कॉमन इन द डेंगू वायरस 2 इन्फेक्शन। और इसीलिए जो हम लोग सीवियर डेंगू की बात करते हैं, जैसा कि मैं आगे पैथोजेनेसिस को हल्का सा टच अपॉन जरूर करूंगी, कि देयर इज अ थ्योरी जिसमें ऐसा देखा गया है कि डेंगू वायरस 2 के 2 टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं। तो क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट लैंड करता है, सो इस स्ट्रेन को माना गया है कि ये ज्यादा वेरुलेंट होता है एज कंपेयर टू वो स्ट्रेन जो अमेरिकन में पाया जाता है, और जिसकी वजह से डेंगू के हेमरेजिक सिंड्रोम के केसेस साउथ ईस्ट एशियन रीजन इंक्लूडिंग इंडिया में ज्यादा रिपोर्टेड हैं। सो इसको जानने का क्या पर्पज है? हम हमेशा ये चीज सुनते आए हैं कि सेकेंडरी डेंगू, यानी अगर किसी को पहले डेंगू हो चुका है और सेकेंड टाइम अगर डेंगू हुआ है तो हम बोलते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। तो वो किस सिनेरियो में सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है? क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन, जैसे मैंने दिखाया कि डेंगू वायरस 1 है जो हर सीजन में आता है, उठता है और बैठ जाता है। तो अगर किसी को डेंगू सीरो वायरस 1 का अटैक पहले हुआ है, जो कि शायद कॉम्प्लिकेट ही ना हुआ हो, घर में बैठ के या OPD बेसिस पे ठीक हुआ हो, अगर उसको नेक्स्ट सीजन में दूसरे डेंगू वायरस के सीरोटाइप और स्पेशली वायरस 2 के सीरोटाइप से अटैक हो, तो आप देख सकते हैं कि 500 टाइम्स ज्यादा रिस्क है ऐसे पेशेंट को हेमरेजिक सिंड्रोम या शॉक में जाने का। नेक्स्ट कमिंग, अब मैं आपको 2-3 केस सिनेरियोस डिस्कस करूंगी। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब अपना चैट बॉक्स में आंसर्स लिखें। सो इसी पेशेंट का जो हमने अभी बात किया था, उसका NS1 पॉजिटिव आता है एंड 2 to 3 डेज के बाद फीवर सबसाइड हो जाता है, एक्सेप्ट वीकनेस, बाकी सब स्टेबल। सेम पेशेंट का ही जिसका NS1 पॉजिटिव है, दूसरे केस सिनेरियो में वही पेशेंट, एक और पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है क्योंकि उसको नोज ब्लीड हुआ एंड प्लेटलेट काउंट ड्रॉप करता 8000 आ गए। इट वाज केप्ट इन मॉनिटरिंग एंड ही वाज गिवन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एंड नाउ ब्लीडिंग स्टॉप। Similar patient with the NS1 positive, after 2 to 3 days,
Patient gets hospitalized, platelet count 8,000 because of nosebleed. Kept in monitoring, platelet transfusion भी दिया, bleeding subside हो गई, but patient को during the course of clinical illness bilateral pleural effusion और ascites develop हो गया, और एक दिन बाद patient hypotension में चला गया, and the same now patient is in ICU on fluids and inotropes. तो आप ये देख सकते हैं कि 3 केसेस मैंने पैरेलली इसलिए दिखाए हैं कि एक ही मेल जिसको NS1 पॉजिटिव है, मतलब 3 अलग अलग केसेस एक ही पेशेंट के अंदर अगर हो सके तो इसका क्या कारण है, या 3 पेशेंट सेम एज ग्रुप के आए, तीनों का NS1 पॉजिटिव था, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं, बट एक को सिंपल फीवर हुआ जो कि सबसाइड हो गया, दूसरा पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ बट ठीक हुआ, और तीसरा पेशेंट आईसीयू में लैंड कर गया। तो ऐसा क्या है विच मेड दीज 3 थिंग्स हैपन? सो बात करते हैं हम डेंगू के पैथोजेनेसिस की शॉर्ट में। तो जब भी डेंगू का फीवर होता है, दिस इज जस्ट अ सिंपल डायग्राम टू शो कि डेंगू के अंदर स्पेशली जब आपको सेकेंड टाइम डेंगू हो, ऐसा देखा गया है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन जो कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए हार्ट एंड सोल है, कभी भी कोई इन्फेक्शन आया, वो एंटीजन लाया, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनी। अब इस केस में क्या ट्रिकी है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो इनके जोड़ होते हैं, वो वेरियस टिश्यूज पे, प्लेटलेट्स पे, वेसल्स पे जाके चिपक जाते हैं, और जब वो चिपकते हैं वहां से वो ऊज क्रिएट करते हैं, वहां से ब्रेकेज शुरू होती है, और इसीलिए डेंगू को कहते हैं लीकी सिंड्रोम, हर चीज लीक कर रही है। सो इसीलिए सारे ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेंगू क्योंकि वायरस है, तो जैसे हमारी इम्यूनिटी के 2 सेल्स होते हैं मेजर, टी सेल और बी सेल, तो ये टी सेल पे काम करता है, वेरियस केमिकल एंजाइम्स और साइटोकाइंस शुरू करता है, बॉडी में इतनी डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं इस वायरस को हटाने के लिए, एंड अल्टीमेटली एंड रिजल्ट में ये भी लीकेज सिंड्रोम ही करता है, और इसकी वजह से हमें जैसे पिछले केस में हाइपोटेंशन हुआ, शॉक हुआ, जगह जगह बॉडी में पानी भरना, जैसे कि लंग्स का पानी प्लूरल इफ्यूजन, पेट का पानी असाइटिस, पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर के आसपास का इडीमा, ये सब हो सकते हैं। मेन चीज है डेंगू में ध्यान रखने की ये 3 बातें, वायरस, इम्यूनिटी और एंडोथेलियम यानी वेसल की लेयर। तो ये तीनों का जो इंटरप्ले है ये हर पेशेंट के लिए बहुत डिफरेंट होता है, और इसी का एंड रिजल्ट है कि हमें 3 अलग अलग सिनेरियोज देखने को मिले सेम टाइप के एज ग्रुप के पेशेंट्स में। सो अभी लेटेस्ट एक नया चीज आया है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये एक नए तरीके का बायोमार्कर है जो कि अभी स्टिल स्टडीज में है, जिसको हम पहले 2 दिन ऑफ डेंगू के अंदर अगर ये करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट का आगे आने वाले दिनों में किस तरीके का ट्रेंड रहेगा। क्या ये पेशेंट सीवियर डेंगू में जाएगा, या ये पेशेंट विदाउट वार्निंग साइन आराम से स्मूथली निकल आएगा। तो ये स्टडी इंडिया में ही कंडक्ट किया गया था मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने देखा 70 पेशेंट्स में उन्होंने लिया, जिसमें से 35 के 2 आर्म्स थे, एंड उन्होंने देखा कि जहां सीवियर डेंगू हुआ, आप खुद देख सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ IL-6 वर वेरी हाई, नॉर्मल कंट्रोल में 3 की वैल्यू, एंड दिस इज लाइक मोर देन 100 टाइम्स द वैल्यू इन द सीवियर डेंगू। नाउ मैंने बात किया था आप लोगों से कि सेकेंडरी इन्फेक्शन जब डेंगू का होता है तो क्यों इस तरीके का भयानक सिनेरियो वी विल सी, हम लोगों को इस तरीके के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों मिलते हैं। तो आइडिया ये होता है कि अगर आपका डेंगू वायरस एक बार आया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये डेंगू का वायरस है, ये हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी प्रोड्यूस की एंटीबॉडी के अगेंस्ट, और हमारे को उसके अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल गई। अब अगर डेंगू का एक सीरोटाइप, जैसे कि डेंगू 1 हमारा कॉमनेस्ट सीरोटाइप है, आई ऑल्सो गॉट डेंगू, सो सीरोटाइप 1 सपोज इफ आई हैड अ डेंगू, सेकेंड टाइम गॉड फॉरबिडन मुझे दोबारा डेंगू का अटैक हुआ और मुझे सेम सीरोटाइप से हुआ, सो आई एम एब्सोल्युटली सेफ। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेंगू की सीरोटाइप 1 के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडी है और वो लाइफ लॉन्ग चल रही है। लेकिन अगर डेंगू सीरोटाइप 1 के बाद किसी को सीरोटाइप 2, 3 या 4 का हुआ, तो यही एंटीबॉडी एक्चुअली उस पेशेंट के लिए घातक साबित होंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक पैकेज बना हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी का, वो ही एंटीबॉडी रास्ता देंगी दूसरे सीरोटाइप को एंटर करने का, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये एक तरीके का रिसेप्टर बन जाती हैं, जहां पे दूसरा वायरस आराम से स्मूथली कूद के सेल्स के अंदर गया और वायरस मल्टीप्लाई हुआ, एंड इवेंचुअली डिजीज प्रोग्रेस होके हेमरेजिक सिंड्रोम, शॉक सिंड्रोम एंड वेरियस अदर कॉम्प्लिकेशंस के साथ लीड करता है।
हम लोग वी ऑल फियर कि प्लेटलेट्स, डेंगू में प्लेटलेट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोमेंट किसी को डेंगू डायग्नोस होता है, सब कुछ भूल भाल के सीबीसी, शायद आधे से ज्यादा लोग फर्स्ट टाइम लाइफ में सीबीसी भी तभी कराते हैं सीजन में। तो प्लेटलेट गिरते क्यों हैं? व्हाई प्लेटलेट्स फॉल? प्लीज राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। अगर कोई अनम्यूट करके आंसर्स दे सकता है तो मोस्ट वेलकम। कि प्लेटलेट्स का फॉल करने का क्या रीजन होता है? व्हाई डेंगू इज सो लविंग द प्लेटलेट्स कि इट कॉजेज द प्लेटलेट्स फॉल, एंड देन धीरे धीरे टीएलसी भी फॉल होने लगता है। सो आई कुड सी सम आंसर्स। दे आर कंज्यूम्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बिकॉज ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सो एक्चुअली प्लेटलेट्स गिरने के मल्टीपल कारण होते हैं। अगेन इन द ऑर्डर, बोन मैरो सप्रेशन। डेंगू का वायरस जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स में जाके बैठता है, तो वो बोन मैरो सेल्स को भी अफेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है एक्चुअली इम्यून कॉम्प्लेक्स या एंटी NS1 एंटीबॉडी मीडिएटेड। जैसे कि SLE पेशेंट्स होते हैं या कोई भी ऑटो इम्यून के पेशेंट होते हैं कि अपनी ही इम्यूनिटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, सो हमारे अपने ही सेल्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेजरली जो डेंगू में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखा गया है वो इसलिए कि मैरो तो काम कर रही है, फैक्ट्री इज वर्किंग, लेकिन द मोमेंट वो फैक्ट्री से प्लेटलेट बाहर आते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है। तीसरी चीज ये कि मैक्रोफेजेस, क्योंकि ये सब सेल्स मैक्रोफेजेस में ही रहते हैं, सो मैक्रोफेज बहुत एक्टिवेटेड होते हैं बिकॉज दे हैव टू किल द वायरस। तो दे आर नॉट नोइंग कि वो अपने सेल्स को खा रहे हैं या वायरस को खा रहे हैं। And the least important is the disseminated intravascular coagulopathy, that is the coagulopathy or the consumption coagulopathy, जिसमें आपके तीनों सेल लाइंस को ब्रेक हो जाता है और वो इंक्लूड करता है प्लेटलेट, TLC, HB, एंड धीरे धीरे तीनों लाइंस कम होने लगती हैं। नाउ सेम पेशेंट जो हमने फर्स्ट में देखा था कि जिसको सोर थ्रोट था, हाई ग्रेड फीवर था, हेडेक था, मायल्जिया था, और जिसके हम लोगों को इवेंचुअली NS1 पॉजिटिव मिला था, हमने इवेंचुअली देखा कि वो पेशेंट फिब्राइल फेज में था एंड हमने उसको सिर्फ फ्लूइड्स, रेस्ट और पैरासिटामोल के साथ ट्रीट किया। तो एक कन्वेंशनल डेंगू के 3 फेज होते हैं, फिब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और इवेंचुअली अ रिकवरी फेज और अ कन्वलेसेंट फेज। तो मेजॉरिटी ऑफ द डेंगू इन्फेक्शंस जो है हमारे, वो हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन, जॉइंट पेन, रैशेस एंड कुछ 30 to 40% केसेस के अंदर, जैसा कि मैंने आपके यहाँ पे परसेंटेजेस हैं, majority of the people will have only this, but 30 to 40% will also have generalized severe weakness, जिससे मिलता जुलता चिकनगुनिया का सिंड्रोम भी है, या फिर फेशियल फ्लशिंग, इडीमा। यही इनमें से 10 to 15% लैंड अप करते हैं कॉम्प्लिकेटेड डेंगू, या जिसे कहते हैं क्रिटिकल फेज ऑफ डेंगू। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में तो क्रिटिकल फेज आता ही नहीं है, फीवर आया, 5-6 दिन रहा, प्लेटलेट्स थोड़े से फ्लक्चुएट हुए और अपने आप ठीक हो गया। बट जिन पेशेंट्स में इस तरीके का फेज आता है, दे कैन हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेरियोज, यानी कि एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग होते रहना, डिफरेंट जगहों पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होना, जैसे कि मैंने आपको केस दिखाया, ब्लीडिंग होना, लिवर एनलार्जमेंट, हाइपोटेंशन, दीज थिंग। एंड वही चीज फर्दर हाइपोटेंशन के साथ परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही हो, आपके लिवर फेलियर में पेशेंट चला गया हो, तो वो सीवियर डेंगू का पार्ट बनता है। इन तीनों स्टेजेस में 10% पे ही लोग जाते हैं, तो अल्टीमेटली सीवियर डेंगू होता 2 से 3% में है। बट 60,000 के केस में भी अगर 3% लोगों को सीवियर डेंगू हो रहा है, दैट मीन्स अ गुड नंबर एक्चुअली। सो अब हम बात करते हैं कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ डेंगू के बारे में। सो ये 2-3 केसेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2-3 केसेस मैंने इन्हीं 2 वीक्स में पेशेंट्स में देखे हैं। सो एक 39-year-old फीमेल who was previously healthy, she came with the mild stress and a tense ascites. और उनके investigations पे we saw that the AST/ALT levels were very high, 1300 तक AST/ALT levels within 2 to 3 days, and the AST levels went up to even 4,000, and INR was 1.9. She was not taking any Ayurvedic medications or any other thing. I'll be coming to that also. हमने उनके सारे टेस्ट कराए, स्पेशली अक्यूट हेपेटाइटिस, क्योंकि ये भी इस सीजन में बहुत कॉमन है, बिकॉज बाहर का पानी या खाना, बारिश का सीजन है, तो हेपेटाइटिस A और E स्पेशली फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूल आउट करना। बट इनके केस में सारी चीजें नेगेटिव आई, एंड वी ऑल्सो आस्क्ड कि आपने पैरासिटामोल बुखार के चक्कर में बहुत ज्यादा तो नहीं खा ली थी जिससे लिवर फेलियर हुआ हो, तो दैट वाज आल्सो डिनाइड।
So we took a gastro opinion and we also started her on N-acetylcysteine, which is a hepatoprotective agent. Her dengue IgM1 was positive. So we continued on the N-acetylcysteine and IV fluids and we didn't do anything else. So eventually after 2 weeks, her liver enzymes apne aap se hi it started decreasing. And abhi in the discharge, we saw her that she had a completely normal liver enzymes. So this is one presentation of dengue I have seen in almost 2 to 3 cases. And especially if I tell you कि अभी हमारे पास last week में I have seen almost 40 to 45 admitted patients जिनके अंदर 1 या 2 level of enzymes तो बड़े ही होते हैं. But this level of enzymes I have seen in 2 to 3 cases जो कि अपने आप after 2 to 3 weeks it came to be normal. This is a very interesting case. He was a Nagaland fellow, 24-year-old male. So basically he came with a very high grade shivering and chills के साथ and he was having a seizure. Generalized body movement था, generalized tonic-clonic seizure थे and altered sensorium में हमारे पास आया and he had a high pulse rate and initial Glasgow Coma scale was E to M2. So because his score was less than 8, we have to kept him on the intubation. So हम लोगों ने उसको ventilate किया because of airway protection. Rest parameters were normal. Pupil was reactive and neck rigidity was absent. जब हमने इसको evaluate किया तो we saw कि he had anemia, he had an increased TLC, he had a thrombocytopenia and OTPT were deranged. NCCT head जो हमने initially कराया तो उसके अंदर edema. It was a confluent edema. मतलब every part of the brain was actually looking like a swollen, but it was a very non-specific swelling. Though because he came in this season, meningoencephalitis जैसा with thrombocytopenia, viral etiologies were kept in mind. We started on a meningitis protocol, ceftriaxone, doxycycline, artesunate and even acyclovir because ये season cerebral malaria का भी season होता है. CSF examination भी हमने किया, which was not indicative of any bacterial meningitis. And eventually, this patient का dengue IgM antibody turned out to be positive. So you can see कि dengue typical case presentation से हटके अब atypical या जिसे मैं बोलूँगी expanded dengue syndrome, ये WHO की classification है कि ना केवल वो एक prominent headache और simple flu-like illness कर सकता है, but it can have a varied presentations. So we saw neurological sequelae of the dengue. हम लोगों ने देखे हैं macular hemorrhages, optic neuritis. Patient can coming into the dengue in the ward and 3-4 दिन के अंदर blurring of vision and they develop acute blindness of a single eye. Edema, hemorrhage, ARDS, patient are landing up into the ventilation because 3 to 4 days के अंदर अचानक से shortness of breath होता है and the patient eventually desaturate करते हैं. कार्डियक प्रॉब्लम्स जो कि मैं अभी बात करूंगी, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट इन डेंगी सबसे ओवर एस्टिमेटेड है आज की डेट में बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग विद इनिशियली ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया और फिर धीरे धीरे हार्ट की मसल्स अफेक्ट होती हैं एंड कुछ पेशेंट्स में इनफैक्ट ये हार्ट फेलियर में भी लैंड कर सकते हैं. किडनी एंड लिवर जो कि मैंने पहले भी बताया ऑल्सो गेट अफेक्टेड इन डेंगी. So this is my own paper जो मैंने आपको दिखाया था, डेंगी फीवर विद acute disseminated encephalomyelitis. So ये पेशेंट हमारे पास आया था एंड इवेंचुअली हमने देखा कि इसको न्यूरोलॉजिकल सीक्वेले इतने ज्यादा थे और एडिमा इतना ज्यादा था. हालांकि डेंगी में स्टेरॉइड्स का रोल नहीं है, बट क्योंकि इस पेशेंट के अंदर एडिमा इतना ज्यादा था हमने इस पेशेंट को स्टेरॉइड्स भी दिए, साथ में फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक्स जैसा कि आई हैव मेंशन हमने दिया and this patient became so better. 3 दिन के अंदर ये वेंटिलेटर से आउट था and after 7 to 10 days we were able to discharge him. मैंने आपसे बात किया था कार्डियक इन्वॉल्वमेंट के बारे में. So this is also one of the study we have conducted during the AIIMS. So हम लोगों ने almost 180 patients जो hospitalized हुए थे डेंगी के साथ, we took their histories and we saw their ECGs as well as cardiac markers. So amongst the as per the cardiology guidelines जो myocarditis है, so basically before I go into this slide I want to tell you कि डेंगी जो होता है, डेंगी स्पेशली सीवियर डेंगी, उसमें बहुत ज्यादा साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेमेशन जैसा फेज होता है. तो वो हर उस ऑर्गन को जो कि वेसल से जुड़े हुए हैं वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को बहुत प्रमोट करता है और जिससे टिश्यू डैमेज और इंजरी होती है. सो हार्ट इज वन ऑफ दोज ऑर्गन्स आल्सो. सो मायोकार्डियल जो मसल्स होती हैं
उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे डेंगू वायरसेस जाके चिपकते हैं एंड वो एक इम्यून रिएक्शन क्रिएट करते हैं जिससे मसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं. वायरल मायोकार्डाइटिस इज अ वेरी नोन फैक्ट एंड डेंगू में these days we are seeing in lot of patients. हम लोग इनिशियली सोचते हैं कि फीवर के साथ है तो टैकीकार्डिया हो रहा है, बट मेनी टाइम्स पेशेंट डज नॉट हैव फीवर एंड डेंगू स्टिल हैविंग टैकीकार्डिया. तो आप उस टाइम पे हमेशा ये इंश्योर करें कि जस्ट एटलीस्ट गेट एन ECG डन एंड अगर पॉसिबल हो तो कार्डियक बायोमार्कर्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मैनेजमेंट. सो अगर ये पेशेंट डेंगू मायोकार्डाइटिस का है और फेलियर में नहीं है, यानी देयर इज नो BP, there is no saturation fluctuation, you don't have to do anything. Just wait and watch, give IV paracetamol or tablet paracetamol, whatever is required. But अगर यही patient further आगे जाके कार्डियोमायोपैथी करके हार्ट फेलियर डेवलप करता है, then we need to intervene. Now coming to the next case scenario, please keep writing in the chat boxes because हम लोग जितने ये case scenarios discuss कर रहे हैं, all these case scenarios are the actual case scenarios I have seen and I am sure everybody of you have seen or come across which have boggled your mind कि ये different presentation है. मतलब एक बहरूपिया टाइप का डेंगू जिसे हम बोलते हैं कि नाम एक and रूप अनेक. So this is all the different presentations of dengue which we can think of. So this is also a 23-year-old male with the 2-day history of fever, chills, headache, neck stiffness, cough, nausea and myalgia. So patient was found to be tachycardic and high fever. We gave him fluids. He was found to be hemodynamically stable. So emergency physician wrote the paracetamol and a MSET, and since the fever was controlled, so we sent him back. 2 days later, the same patient comes to the emergency again. Now he has photophobia, watery stools, the non-bilious vomiting up to 7 to 8 times per day, bloody sputum and a dark colored urine, and he also developed jaundice also and abdominal pain. So we again asked the history. He has no recent travel contacts, eating uncooked food or any animal bite. So this time when he came again, he had a very high in the range of the higher BP, tachycardia tha, high grade fever and also a tachypnea, and he has a saturation of around 94%. And like I said, he had a jaundice with the conjunctival suffusion, and he has a decreased air entry indicating some kind of an effusion process going on. Halanki there were no evident synovial effusions. An abdominal examination, the bowels were hyperreactive. Lab wise, if you see, so he had a leukocytosis which was neutrophilic in nature. He had a low platelet count, the electrolyte disturbances, and the VBG was indicative that he was having both the respiratory and metabolic alkalosis. AST, ALT were also high, and he had a severe hyperbilirubinemia. 13 ka range ka hyperbilirubinemia was there, and the OTPT were mildly, the coagulation profile was mildly deranged. So we also did his CT, जिसके अंदर हमने देखा चेस्ट का स्पेशली कि पेरीब्रोंकियल थिकनिंग थी एंड बहुत सारे छोटे छोटे ओपेसिटीज थे, whereas the ultrasound was more or less normal. So what could be the differentials? So patient बुखार के साथ आता है, साथ में उसको जॉन्डिस होता है, साथ में उसको डिफरेंट टाइप का मतलब सीवियर मायल्जिया है, वीकनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है एंड पेट में दर्द है. लैब्स पे उसको अल्कलोसिस है और साथ में ल्यूकोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है अगेन इन दिस सीजन. सो always and always remember that everything is not dengue. So this is a hint. So now please write the different differentials. Okay, great. Scrub typhus, malaria, leptospirosis, बहुत सही. Wheel syndrome, somebody has written, absolutely great. Great. So already people have thought and already people have scored the correct answers. So actually the leptospira was done and this patient was positive for the leptospira IgM. So why have shown this case? So dengue is not only a dangerous devil because it can create lot of complication, but dengue is also dangerous because it is a great imitator. हम लोग सोचते हैं कि dengue positive है and we are not doing anything. But many a times these kind of patients,
require certain other intervention if it is not only attributable to dengue. So the punchline of this case was basically think beyond the conventional. So this is a slide from the WHO guideline which says कि dengue के different phases के हिसाब से dengue similar कौन सी other illnesses होती हैं. So for example, अगर हमारे पास patient with rash आया है तो ना केवल हमें dengue सोचना है, but we also have to think rubella, measles, scarlet fever अगर बच्चों में है especially, any kind of a drug reaction. So this is just a basic example to show that we have to have a multiple differentials every time we see a fever with or without complication in this season. So जैसा कि मैंने बताया कि इस patient का dengue was negative, but leptospira IgM came positive. He was kept on ceftriaxone and doxycycline because before it was coming, so we took both lepto and scrub into the picture, and patient responded very well to this regimen. Now coming to the diagnosis of dengue, I'm not going to detail share about because we already know what is the diagnosis, but I would like to just highlight upon few typical practical tips. So what are the different tests of choice to understand how you come to know that dengue is positive? Please again write in your chat box or you can unmute and answer. So कौन-कौन से tests are available जिससे हम dengue का diagnosis कर सकते हैं? Okay, dengue card test, all right. NS1, okay. ELISA, all right. I would appreciate if it was be more specific that whether we are dealing with the antigen or an antibody. Okay, so let me reframe my question. So patient with the fever of 3 days. Now tell me what are the different tests which we can do. All right, NS1. Okay, CBC NS1 antigen, okay. All right. So a patient with the fever of 3 days, NS1 is a very good drug of the test of choice as far as the serology is concerned. Now, next question is same patient with the headache and fever for 5 days. Now, what will be the test of choice? All right, IgM, right? IgM. So I'm sure everybody is aware of this. And then a patient who had a previous dengue last year, now again come with the 7 days of fever. So any other test to your kitty? Absolutely. So IgG has to be done as well. So this is a graph or a diagram as much as possible to tell you about that how the different tests should be done for the diagnosis of dengue. So अगर हम बात करेंगे प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन की, यानी कि फर्स्ट टाइम आज किसी को डेंगू इन्फेक्शन हुआ है, सो जैसे कि एवरीबडी वाज वेल एक्सप्लेनिंग कि फर्स्ट 5 डेज के भीतर NS1 एंटीजन कैन बी डन. In certain tertiary centers, even a dengue PCR is also done. And after that, IgM, which goes up to even 3 months, and then in between the IgG appears. और अगर किसी को कंफर्म करना है अगर पेशेंट डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम में है या शॉक में है, and हमें कंफर्म करना है कि is it a primary which is a very rare or it is secondary which is a most common cause एक complicated dengue होने का, so we can absolutely do the IgG test. So जैसे मैंने बताया कि NS1 जो है वो डे 1 से डे 9 पे अवेलेबल डिटेक्ट होता है, बट डे 5 के बाद उसकी सेंसिटिविटी अचानक से काफी कम हो जाती है. सो इट इज बेटर कि उसको वी कीप इट अप टू डे 4 डे 5. IgM के टाइटर्स एग्जैक्ट 4-5 डे पे नहीं आते. सो अगर कोई पेशेंट आपके पास इन ड्यूरेशन ऑफ 4 to 7 डेज आता है, सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप दोनों टेस्ट करिए, बिकॉज हम ऑलवेज कई बार बोलते हैं कि डेंगू नेगेटिव है कुछ और होगा, बट आई ऑलवेज आस्क कि डेंगू का क्या नेगेटिव है और कब कराया गया वो टेस्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं. सो IgM क्या हुई अगर आप देखेंगे तो 1 मंथ से ऊपर होते 3 मंथ्स तक ये पिकअप होता है, बट जैसा कि मंथ्स बढ़ते हैं इट स्टार्ट फॉलिंग. सो अगर हम देखें कि डेंगू का फीवर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू IgM की सेंसिटिविटी, सो 3 to 4 डेज पे इट इज 50%, 5th day पे it comes 80, and almost 10 day पे 99% chance है that you will pick up the dengue by IgM. Apart from that, academic institutes and tertiary centers पे we can also isolate the virus, जिसका रोल मोस्टली वैक्सीन प्रोडक्शन में ज्यादा होता है,
or RT-PCR in the specially sterile fluid. Agar if you are dealing with the neurological complications, so we prefer doing RT-PCR in the CSF. So one important tip is how we have discussed about a rapid diagnostic test of dengue, but rapid diagnostic versus ELISA की sensitivity में भी 13 to 50% इतना high range का difference है. So always remember कि if you have a high suspicion of dengue and you have a negative rapid result, please prefer the ELISA to be done at the earliest. Okay. Now we go to two cases. So we are dealing now with the management part, again with the case-based scenarios. So there is a case one, which is a 21-year-old man, a simple classical case of dengue. Hands and feet are warm. Refill time is less than 2 seconds. Platelet count 1.4 lakh. On the other side, there is a 18-year-old girl who has a 5-day history of fever, rash hai body pe, refill time more than 3 seconds hai, and a borderline BP 90/80. And platelet count is 38,000. Kya in dono ki management will be similar? Just type yes or no. Okay, absolutely. So, of course, the answer was no, but what made me make this presentation, what made me make this slide actually, is to discuss about the 4 categories of dengue in terms of their treatment. So, mild dengue even don't require a hospitalization. One thing, people get very panicky the moment they say a report coming NS1 positive, IgM positive, ab kya karna hai, hum platelet karaएं, ye karaएं. But I would request 2 tests which should be done is one, a platelet, and also equally rather sometimes more important is a hematocrit. So fluid is a very important, fluid is the most, like I said in the beginning, underestimated as well as over-treated part of a dengue management. So agar undifferentiated hai, koi complication nahi hai, the patient can be very well treated at home with proper monitoring. Agar patient comes with the different kinds of comorbidities, and along with that, he has some or the other warning signs, which I have already mentioned, then he might require a monitoring and a hospitalization. And of course, if the patient is coming with the shock, any organ involvement, severe acidosis, he require an ICU care probably. So the 3 most principles of dengue management are fluid, fluid, and fluid. So it does not mean to give fluid, to pump a fluid, but it only means optimization of the fluid as per the need and as per the objective hematocrit of the patient. You don't mean कि dengue patient है तो IV fluid ही चलेगा. अगर वो खुद से 3 से 4 लीटर पानी पी रहा है, you don't actually need the fluids. So I'll just quickly run through these slides because they are from the older guidelines. कि अगर patient with warning sign आता है, you always have to ask कि patient पानी पी भी रहा है या नहीं. अगर yes, तो please continue initially on the maintenance fluid and then you can go back to oral. पानी मुंह से पियो, fluids लो अच्छे से, urine check करो अपना बार-बार, कोई bleeding signs नहीं है, and then the dengue phase will pass. अगर patient का oral intake अच्छा नहीं है, then you have to give IV fluids. The best fluid is normal saline or a ringer lactate, and keep checking the hemodynamic, that is vitals. सेम पेशेंट अगर सेप्सिस में है या शॉक में है बट कॉम्पनसेटेड यानी बीपी अभी तक फॉल नहीं हुआ है, सो यू हैव टू फर्दर इंक्रीज द फ्लूइड लेवल्स बट स्टिल इन द मैनेजमेंट कैटेगरी. एंड इफ द हेमाटोक्रिट इंप्रूव्स यू कैन अगेन स्विच टू ओरल. इफ द हेमाटोक्रिट इज स्टिल डिक्रीज्ड यू हैव टू ट्रांसफ्यूज द even sometimes a whole blood or a colloid based solution which actually includes the albumin or a dextran. अगर यही पेशेंट शॉक में आता है सो आपको क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड जो कि वॉल्यूम को बाउंड करेगा 20 ml per kg से रश करना है. एंड देन एज पर द हीमोडायनेमिक स्टेटस अगेन एंड अगेन जो कि पिछली स्लाइड में ही मैंने शो किया, यू हैव टू मैनेज द फ्लूइड्स. सो फ्लूइड मैनेजमेंट इज द वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि क्रिटिकल फेज में जैसे कि मैंने आपको 2-3 केसेस में भी दिखाया, पॉलीसीरोसाइटिस यानी जगह जगह फ्लूइड एक्यूमुलेशन टेंडेंसी होती है. So many patients I have seen who were pumped with fluid and they come with the pleural effusion, shortness of breath, या ascites इतना बड़ा लेके with again a shortness of breath, and that is only because of improper and abundant administration of IV fluids. So that has to be very much controlled.
Now, the next important question is platelet transfusion. So always there is a confusion and very much questions की प्लेटलेट कब दें, प्लेटलेट कितने प्लेटलेट्स पे दें, 20 पे दें, 30 पे दें, हमें कभी भी ब्लीडिंग हो जाए तब दें. तो 3 डिफरेंट गाइडलाइंस हैं. As per the WHO, the platelet prophylactic transfusion can be given at 20,000. हमारे नेशनल इंडियन गाइडलाइंस कहती हैं कि 10,000 तक नंबर पे, और अगर 20 के नीचे है बट विद द ब्लीडिंग यू मे कैन कंसिडर अ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन. हम लोग क्यों प्लेटलेट देना प्रेफर नहीं करते? जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि इस टाइम पे प्लेटलेट्स खुद ही ब्रेक होती हैं. सो अननेसेसरीली अगर आप बाहर से प्लेटलेट पंप करेंगे भी तो वो अपने आप ही टूट के गिरेंगी एंड इवेंचुअली नेक्स्ट डे प्लेटलेट काउंट विल बी द सेम. सो लेट दिस फेज पास unless and until there is a eventual bleeding हो रहा है. And bleeding में मैं not only include the melena, not only include the epistaxis or a मुंह से bleeding, but I also include the black color stools. So whenever आप अपने patient से जब भी daily bleeding का discuss करें, black color के sticky stools के बारे में हमेशा पूछें, because that is also indicative of bleeding upper GI. And also ask about the skin changes and better to see the skin changes कि कहीं कोई ecchymosis ना हो रहा हो, right? Now, this is a slide about the other therapies other than the fluids and paracetamol. So many patients come with giloy, बकरी का दूध, papaya leaf juice. So जैसा कि face expression है, मेरा भी actually most of the time यही expression रहता है कि इन सब का side effect के बारे में actually no one is aware. But effect के बारे में I'm very sure there is hardly any effect which says that it increases the platelet, the platelet or decreases the length of hospital stay or helps in the platelet stabilization. Now, a very important point about the management in the dengue. So this is also a very controversial topic, I should say. So this is a patient who is a 24-year-old male, fever, nausea, headache, and a dengue positive. You have to treat with only IV fluids and antipyretics. A similar case with the 42-year-old male, but with the hypertension, fever for 8 to 10 days, positive dengue, but fever is not responding even on the round-the-clock antipyretics. So anything which you want to add is actually, in another case, a 24-year-old male, but he had a myeloid leukemia, high-grade fever, dengue NS1 positive, and again, the fever is not responding on the round-the-clock antipyretics. So I would just like to add that in the second case, we may give antibiotic to this patient. And in the third case, because he is an AML patient with the continuous fever, we have to add an antibiotic. So this is a very important area of discussion. The antibiotics in dengue, actually there is no recommendation. Any dengue positive patient does not require antibiotic at all. But if you are dealing with a case like I have showed a leptospira, if you have a very hard clinical suspicion that it is beyond a dengue, the patient is not responding to the supportive treatment of dengue for a couple of days. And if a patient is a very high risk or an immunosuppressed patient, please prefer to go for a basic antibiotics to cover up from the other infections which can happen at the same time or in the same season. Now, the last section of this presentation are the few new tricks of this old enemy. So the first thing is I would like to talk about is the lipid profile derangements in the dengue patients. So there has been a lot of talk which says that lipid profile, especially cholesterol levels and LDL levels, are these days used as a biomarkers for prediction of severe dengue. So these two studies I have just put as a snapshot to show that lipid as a marker is also important in seeing the severity of dengue. So ऐसे most of the cases में और एक meta analysis हुआ था जिसमें इन्होंने देखा that total cholesterol level और LDL level अगर low है तो patient has a 60% more chance कि उसको severe dengue होगा. Now when I dig into कि ऐसा क्यों होता है, so I found कि actually जो LDL होता है, जो LDL के receptors होते हैं, उसी पे dengue भी act करता है. तो बेसिकली उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है. तो अगर LDL लो है तो इसका मतलब LDL रिसेप्टर्स खाली हैं, और अगर LDL रिसेप्टर खाली हैं तो उन पे आके कौन बैठेगा? डेंगू का वायरस. सो मोर एंड मोर डेंगू विल कम एंड द पेशेंट विल लैंड इनटू द सिवियरिटी. दिस इज अ हाइपोथेसिस व्हिच हैज एक्चुअली बीन देयर एंड द मेनी स्टडीज हैव शोन कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल एंड LDL प्रोफाइल्स लो हैं
So there is a chance that the patient is going into the progression of the severe dengue. And in fact, studies are ongoing कि lipid profile को as a biomarker for dengue देखा जाए. The other interesting thing is the serum calcium levels and the correlation with the severity. So especially there are few studies which are conducted in the children, and they have found that hypocalcemia, the lower levels of ionic calcium, were very well correlating with the severity of dengue illness. And why is it so? Again, in the pathogenesis, we can say कि calcium दो जगह बहुत अच्छे से काम करता है, platelet homeostasis में and cytokine releases में. तो क्योंकि ये बॉडी के होम्योस्टासिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, सो ऐसा देखा गया है कि जहां पे आयनिक कैल्शियम कम हुआ वहां पे साइटोकाइन प्रोडक्शन बहुत बढ़ी, और जहां साइटोकाइन प्रोडक्शन बहुत बढ़ी वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और सीवियर डेंगू के चांसेस बहुत बढ़े. In fact, WHO protocol also includes the calcium replacement along with the correction of the glucose and acidosis in the shock, because they have seen that the important calcium replacement itself has helped in the dengue management. Now coming to another interesting case of the dengue. So this is also a case I have seen. So there is a 47-year-old male with the 4 days of fever and a vomiting who came out to be dengue positive. Day 5th of the fever, the counts were 1 lakh, TLC was 4,000 and HB was 9. Day 8, fever still persisted, pain abdomen occurred, and there was a vomiting with the coffee colored vomiters. Platelet went up to 21,000. TLC also dropped, and so is the HD. Now the family and the patient were very worried. Antibiotics I have to start because TLC has started dipping, so I was being feared that patient might acquire any secondary infection. So I have started him on ceftriaxone and doxycycline. Day 10, same status, and to worsen the scenario, AST, ALT were sky high, 2,000 and 1,000 plus, and platelets further dropped to 9,000, TLC further dropped, and HB was more or less the same. So I have to transfuse 1 SDP and a 1 PRBC. Now the patient also had a ecchymosis. On clinical examination, he had a splenomegaly. So I've sent ferritin, triglycerides, and the entire DIC profile. Also, just to rule out secondary sepsis, I have sent the blood and urine cultures, and I have to increase the antibiotics to piperacillin tazobactam. To the surprise, ferritin levels came out to be almost 15,000, triglycerides more than 500, and after the hematology opinion, a marrow was done which revealed the hemophagocytosis. So actually, we were dealing with the case of the dengue-associated secondary HLH or a hemophagocytosis, which is similar to any autoimmune destruction again. Now, what next? So there are two important strategies in this kind of an autoimmune mediated syndrome in the dengue. So there are steroids and there is a IVIG. Why I'm talking about these things is that they are very gray and untouched areas, but we still see these kind of patients where every day the things are getting down and down. The family is jittery, the patient is not doing any well, and we are also in the confused state of mind now what to be done beyond this. So steroids is a double-edged sword, almost like a dodhari talwar, because ideally it is not recommended for treating dengue patients. Simple reason, virus hai, flare kar jayega. But if we are dealing with the immunological complications, जैसे कि HLH, जैसे कि immune mediated thrombocytopenia जो कि continuously चले ही जा रहा है, there steroids may help somewhere. So these are the different table which shows the different studies where the steroids have been used and been helpful in taking out from the complicated dengue cases with immunological complications. So like I said, to summarize, on the one side, steroid act as an immunomodulator. It prevents the further tissue damage, decreases the overproduction of cytokine leading to autoimmune manifestation. But on the other hand, it can flare up the infectious complication. So you have to balance with the pros and cons and the urgent clinical need of adding a steroid. The another important, rather I should say a midway safe agent is IVIG. So intravenous immunoglobulin these days have been used in the couple of complicated dengue cases where we have seen that patient is having a prolonged thrombocytopenia, and use of IVIG has helped in few of these cases. Now,
the another important set of issues is a dengue and COVID-19 co-infection. So like I said in the beginning that we are in the peri to post-COVID zone. And in this scenario, if someone has a COVID and as well as dengue, so what are the challenges? So जैसे कि in the fluid state, हम बोलते हैं dengue में give the fluids. Whereas in COVID, it can worsen the oxygen profile. Anticoagulation, we cannot give in dengue, but COVID में, it's one of the recommended standardized treatment. Steroid, no role, rather contraindicated. I have just shown the slide. लेकिन COVID के moderate to severe cases में steroid is actually the only established media to prevent from the severe COVID. So in this problem, how to deal with the patient who has a co-infection with both of these extreme diseases. So there is no specific recommendation as such. Management should prioritize that which is the severe form of infection. And we have to individualize. So for example, if the patient is having 10,000 platelet with the COVID and we have a moderate COVID, instead of using anti-DVT prophylaxis, you can use a DVT pump at least. And steroids, low dose or IVIG may be somewhere helpful. We have to, if we have an extreme active bleeding, we have to discontinue any kind of anticoagulant use. So fluid management, since both of them are on the extreme side, the best way I should say patient is hospitalized, use an ultrasound, see the IVC, inferior vena cava status, see how much it is collapsible, how much is the scope of giving fluids, and see and give the fluids according to them, rather pumping him and giving him another level of severe dengue or severe COVID. Now, like I mentioned about the prediction. So हमको everybody is feared कि एक डेंगी का बेसिक केस 4 दिन के बाद अचानक से कैसे बिगड़ जाता है, अचानक से उसमें एकदम कॉम्प्लिकेशंस कैसे आ सकती हैं. So early prediction करना severe dengue के without any warning sign is very important in the new era when we are dealing with so many molecular diagnostics, so that कि हम appropriately supportive therapy को choose कर सके. So this is a 2021 paper. It is just a research-based paper, but I already shared with you because it was a very interesting concept. The different biomarkers have been actually tried and tested in various areas to see which of them can pick up and correlate more with the severity. And इनमें से कुछ markers को, especially IL-10, which is a anti-inflammatory cytokine, then the endothelial factors I have showed VEGF. I have also shown the lipid, total cholesterol and LDL. I have shown a paper. So these three have been further studied so that if we are taking them as a biomarker, can we predict and prevent the complications in dengue? So this area is still untouched, more to be done, but this is a very interesting concept. Then the another interesting area is newer antivirals. So newer antivirals are now being studied and being researched, which can help in inhibition of dengue replication. So this is a Nature article, 2021, October only it has been published, which has shown a new drug, a new molecule has been found, which can prevent the dengue transmission in all the 4 serotypes. So this is this molecule JNJ-A07, which can actually prevent the multiplication of all the 4 serotypes of dengue. So hopefully in the future, we may have a specific antiviral against this deadly virus. Metoclopramide, we all use this drug. So this is an antiemetic metoclopramide 5-HT4 agonist. So this has also been repurposed as one of the antiviral agent in the dengue viruses, especially in the neurological complications of dengue. So this area is still more elaborate. Much has been done, much has to be done. But this is a very interesting that if we get a specific antiviral for dengue. The last actually point of discussion is the dengue vaccines. So India is actually an endemic, rather a hub for a dengue virus. So if you talk about Indian scenarios, 2 vaccines which are now being in the trial in the Indian studies have been shared, Tetravax DV and a DSV4. So both are 4 serotype based vaccine. Both are in almost phase 2 trials in India to see that how much they are good. Until phase 2 trials, they have seen that almost 60% efficacy rate is there. Phase 3 is yet to happen, which will decide the safety of these vaccines. But this is a work which has been done in the dengue so far, so that कि आगे जाके especially, and these 2 vaccines, इनका special point ये भी है कि ये primary dengue भी अगर होता है,
तो ये सेकेंडरी डेंगू को भी प्रिवेंट करने के लिए उतनी ही इफेक्टिव हैं. So these two vaccines are very promising candidates for the future so that we can make our country at least dengue free. So thank you so much for your patient listening. I'm sure that we can have certain questions and certain queries which I'll be more than happy to answer. Thank you so much all for your patient listening. Thank you, Neha ji. It was a wonderful presentation. I hope many concepts of our audiences might have been cleared. डॉक्टर नेहा, मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी सदस्य को कोई क्वेरी हो डेंगू के संदर्भ में तो वो डायरेक्टली नेहा जी से पूछ सकते हैं. हाँ लोकेश जी बताइए. डॉक्टर नेहा, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल एंड अमेजिंग प्रेजेंटेशन. वो जो कहावत है ना, गागर में सागर, वो लगता है आज ही के दिन के लिए बनी हुई थी. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये सारे अपन ने डाइट मैनेजमेंट, मतलब मेरे को डाइट मैनेजमेंट के बारे में पूछना था. ये बहुत अनफोर्सीन है कि हम किसी को कहते हैं कि दलिया खिचड़ी खाओ, किसी को कहते हैं फल खाओ, किसी को कहते हैं कुछ खाओ. तो ऐसा कुछ है क्या कि डेंगू में कोई स्पेशल डाइट है या नॉर्मल डाइट है? हमें क्या बोलना चाहिए पेशेंट को? ओके, सो वेरी गुड पॉइंट. तो एक्चुअली प्रिकॉशंस के पॉइंट पे मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि डेंगू जैसे मैंने आपको बताया एक लीकी सिंड्रोम है. सारे मसूड़े, म्यूकोसा हर जगह की सॉफ्ट होती है. तो व्हाट आई ओनली से इज कि कोई भी हार्ड आइटम जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल को आपको बाइट करके खाना है. सो अगर किसी का क्रिटिकल फेज ऑफ डेंगू है और प्लेटलेट फ्लक्चुएट होने शुरू हो गए हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि फ्रूट्स खाओ, बट ऐसे फ्रूट्स खाओ जिसको बहुत हार्ड बाइटिंग की जरूरत ना पड़े. अदरवाइज देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन कि आप डेंगू में नहीं खा सकते. ओनली फ्रॉम द ब्लीडिंग पर्सपेक्टिव आई प्रेफर कि हार्ड चीजों को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए. ओके, थैंक यू मैम. नेहा जी से रिक्वेस्ट है कि नेहा जी कुछ लोग चैट बॉक्स में शायद कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, तो आप उनका जवाब डायरेक्टली दे सकती हैं. May I ask a question, madam? Yes, sir. I am having dengue since last 3 days. My fever is not coming down even after taking Dolo 650 3 times and one Sumol 1 gram. It comes down only 104 to 102. Now what should I do? I took Combiflam, which I think should not be taken. By that, fever came down. So, like, but still, it is 102 persisting fever. Mefenamic acid, Neha. So in this scenario, actually, I prefer you should not take the nimesulide or yeah, exactly. So you should not take actually these two which you are already taking. In case if you have a persistent fever, in certain patients, I do prefer Meftal P. Meftal P, which is a combination of a mefenamic acid and a paracetamol or a plain Meftol, which can be given. So it will help कि आपका 10 to 12 hours तक काफी ब्रेक साइकिल का होगा. बट सर डोंट वरी बिकॉज ये फिब्राइल फेज ही है, तो अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये चीज चली जाएगी. बट अगर आपका फीवर 102 से ज्यादा होता है तो मैं तो प्रेफर करती हूँ पहले आप कोल्ड स्पॉन्जिंग करो. कोल्ड स्पॉन्जिंग इज ऑलवेज बेटर, followed by if it is not coming down on Dolo, you can use the Meftal P. Okay, thank you, madam. I should take IV fluid only when hematocrit goes down. Sir, अभी अगर आपका oral fluid is very good, then you won't even require an IV fluid. But yes, you can keep it monitoring by hematocrit and maybe platelets. अगर 2 से 3 दिन के बाद आपको दोनों की monitoring की requirement पड़ेगी. So better है start it early. डॉक्टर नेहा, ओरल पैरासीटामोल और आईवी पैरासीटामोल दोनों के यूज में कोई फर्क है क्या? मतलब व्हेन शुड वी स्विच ऑन टू आईवी पैरासीटामोल रादर देन ओरल पैरासीटामोल? सर, तो दिस इज मोस्ट एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम इन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, बट द ओनली थिंग इज कि अगर आपका पेशेंट कुछ ओरली ले ही नहीं रहा है, जैसे कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग इज वेरी कॉमन इन द डेंगू, तो आई हैव टू स्विच टू आईवी. अगर मुझे, और सेकेंड थिंग इज द क्वांटिटी, क्योंकि अगर 650 की डोलो है, आइदरली हम लोग 1 ग्राम का डोलो भी देते हैं या 1 ग्राम का पैरासीटामोल. सो इंस्टेड ऑफ 2 कैप्सूल्स यू कैन गिव 1 इंजेक्शन. सो इट्स मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव फॉर अ पेशेंट टेस्ट एंड स्पेशली ऑब्जेक्टिव अगर पेशेंट मुंह से नहीं ले रहा है. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस इन द इफेक्टिविटी रेट्स ऑफ बोथ. सीबीसी कितने डिफरेंस है? 36, 48 और 72 आवर्स. इफ पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड डेली सीबीसी काउंट,
So how many hours we can wait to repeat it? Sir, so there is no fixed criteria for that scientifically, but actually what I do is that if it is more than 50,000, say it is started coming down, 1,50,000 से 1 लाख हुआ है, और अगर आपको बहुत steep drop दिखा है एकदम से कि 50 का, then prefer it to do daily. But if it is 1,50,000, 1,30,000, 1,20,000, you can repeat it after 48 to 72 hours. So Okay, that is always at the NADER, the baseline presentation, that will decide the frequency of CBC. Thank you, madam. Thank you, sir. मैम, अपने एक मेंबर है डॉक्टर नंदिनी बराला, उन्होंने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, प्रेगनेंसी और डेंगू का कॉम्बिनेशन अगर है तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहें? So this is very important topic. So I have to actually, due to the paucity, I have to deal with the special situations in the dengue. So this is one special situation. So ma'am, in that scenario, the hematocrit becomes very important and an objective parameter to decide the fluids, because the pregnancy itself is an immunomodulator and a relative fluid overload state. I can't just pump the pregnant female with the fluids. So here the role of hematocrit becomes very important. So if the hematocrit is low and the female is not able to take orally, then only the IV fluids has to be given. Second thing, as far as the obstetric management is concerned, it will remain the same. You have to just monitor with the fetal ultrasound that how much viability of the fetus is. But the fluid management becomes important, and there the HCT based criteria becomes high. So this is a difference in the pregnancy and the routine cases in the dengue. In my laboratory, I used to see that most of the cases, Vidal is also positive in most of the cases. So whether to start the old drug chloramphenicol, as some people say, or we have to use another drug. Or we should ignore the Vidal positive test. Yes. So three things actually I want to tell. One, Vidal single value is never diagnostic. Second, Vidal, because it is a serological based test, it is a very high cross reactive, very, very high. So if you see 100 patients of dengue, you will actually have 70 patients with the Vidal positive. And what titer you are taking up is also important. So if the patient is having fever, like I showed in one of the scenario, beyond 7 days, not responding to your supportive treatment, then you may start any oral cefixime or any other oral enteric drug, and then repeat the Vidal to see a rise or a fall in titer, rather than taking a single as a entity. Should we replace Typhidot instead of Vidal test? Typhidot की ज़्यादा accuracy रहेगी? Sir, actually, it's the other way around. So Typhi.IgM has even a poorer sensitivity as compared to the Vidal. Yes. So Vidal has still a sensitivity of 60 to 70%, whereas Typhi.IgM or a fast IgM, it has a sensitivity of 40 to 50%. So practically both of them, because it's a single time test, is of no value in any of the enteric cases. Better to go for a blood culture agar less than 7 days ka bukhar, if you have to rule out enteric. Ma'am, myself, Dr. Surendra Sultania. Dengue with acute liver failure, what is your line of management? Sir, so dengue, agar positive, like I have showed in one case that acute liver failure, I have to first rule out the other causes of ALF, because this is a phase of viral hepatitis also. So if the viral hepatitis has also been ruled out and the other like malaria, lepto, scrub, like all the criteria which are treatable and can cause the ALF has been ruled out, I prefer, if the OTPT are very high, sometimes supportively I do give ursodeoxycholic acid or a Udiliv. And in most of the critical cases or a very high, more than 2000 plus OTPT, I do give NAC or glutathione also. Madam, one thing more question. I am in Gurgaon and the Fortis Hospital is taking care of our society Magnolias. They are pressing me that we should go for mass screening of the dengue NS1 testing. What you suggest? So no requirement actually. Rather than a mass screening, a mass prevention and a mass anti-larval spread is more important as compared to the mass testing of NS1. Sir. Okay. Any question? Here some people are going for this mass screening. In hundreds and hundreds, people are going for testings. It is going on practically. Point is that your message should be there through this platform
to the government that it should not be encouraged, mass screening. So this is not like COVID that one can be spread to other. Better to mass screen for the mass prevention to not happen. Dengue should not happen at the first place. इसका मतलब there should be some kind of the public interference कि वहाँ पे there is not a appropriate anti-mosquito measures has not been taken. Yes. So instead of doing a mass testing, 2 महीने पहले से we should have a blanket insecticide spray. We should have an appropriate measure to prevent this kind of an outbreak. Anti-fogging measures have to be done rather than a mass testing for a NS1. Exactly. Thank you. Madam, what is the rule of 20? What is the rule of, sir? 20. The difference of BP is 20. The fluid should be given 20 ml per kg, like that. Sir, so you are talking basically about the 2-DQ test or a HIS test. So basically that is for the dengue shock syndrome. So this was a clinical criteria initially we used to have, but like I showed in the flow chart, you have to go by a hematocrit. So the best subjective is, like you said, that if there is a 20 difference of the BP after giving the 10 ml of the boluses, that means the patient is still a fluid responsive and you can go ahead with the further fluid. Okay, so somewhere I've asked about the patient is presented with the DCMP with dengue. What is the role of fluid and how much fluid? So sir, DCMP itself is an overload condition, and assuming DCMP, though ejection fraction must be 30-35 ke aspas. So in that scenario, I always say IVC guided and a hematocrit guided fluids, because these patients are likely to land up in the overload and may require a dialysis eventually. So any person with the DCMP with dengue, prefer taking the IVC status as well as the hematocrit status to guide on the fluid. You can do it 12 hourly because this kind of patient should be in the hospital for a fluid management only. So dose of NAC and glutathione. NAC is usually depend upon 0.5 to 1 mg per kg ka hisab se. We can titrate, depends upon how much. So we start usually with 150 to 200 as per the bolus and then in the infusion, and we can go up to 6 gram per day ke hisab se. So glutathione usually I have given only in 1 or 2 patients. So I have given it at the dose of the 1.5 to 2 mg per kg in the 4 divided doses. The question is light on dengue encephalitis. So this is a very, I should say, a huge topic itself. So dengue in the neurological form has 3-4 multiple sequelae. It can have encephalitis. It can have an autoimmune disseminated encephalomyelitis, or it can have something called as the optic neuritis also as a late sequelae. So in this scenario, ideally you should prefer, because if it's an encephalitis and the raised intracranial pressure, prefer to use any anti-osmotic agent like mannitol, etc. Second, you have to rule out the other causes of encephalitis, especially scrub, lepto, cerebral malaria, or even a bacterial meningoencephalitis. Third point is that IVIG can be of some help in decreasing the cerebral edema. And if you have already crossed the viremic phase, you can have a steroid as a 4th line option if the things are not coming up. So, विवेक जी जो आपको डिस्कस करना चाहें आप डिस्कस कर सकते हैं. विवेक जी. Thank you, Kantesh ji. Actually, man, my question is very simple. Role of antipyretics in management of dengue. It's very simple and basic questions. So role of antipyretics. Yes. Yeah, sir, it's very simple, but like I said, it's a very overrated topic generally. So antipyretics is always a supportive management. So the ideal base scenario is, we know that especially dengue, which phase are you talking about? So if it is a febrile phase of dengue, that is the first 1 to 5 days, it becomes a very important, I should say, because it is the only supportive treatment of choice, but the dose and quantity has to be seen. So paracetamol is not just a drug, but it also have a liver effects. So we have to, cut down on the daily consumption of the paracetamol. And that is why I have also said about that if the fever is not responding, we can also use the mefenamic acid, which can be over the counter used as an antipyretic in the 2nd line case.
So paracetamol. Ma'am, if I propose that these are the most dangerous drugs to use in dengue, because ultimately, what is the method of action? They lower our the set point, right? And how does body dissipate heat? How does body dissipate heat? So of course, by obviously, if they are lowering down the points, it just sweating and sweating. No, it's vasodilatation. It's vasodilatation that causes the loss. Yeah, that is the leakage. Okay, we are talking about the And the molecule. vasodilatation is the culprit for leakage, right? If the vessels are protected, the leakages can be prevented. So the thing is, why do we want to give a supportive treatment which can actually endanger a patient's life? Do you think a supportive treatment which endangers a patient's life is justified? So Vivek sir, so that is why I said in the first question that which phase are you talking about? So the capillary leakage and the endotheliitis actually happens in the critical phase. So if the febrile phase, and that is why dengue after 6th day, the fever automatically subsides because of the same mechanism which you have proposed. So first 5 days, if it is required that if the patient is having severe chills and rigors, because fatigue and prostration are the two things which are very important to see in a dengue patient. So if it is very mandate that if it is going beyond 101 and 102, not subsiding even, that is why I also said cold sponging as a first option and then followed by an antibiotic. Definitely better because it causes vasoconstriction and therefore especially the hypovolemia that is going to be there because of third space loss, which is invisible. It will be compensated. Yes, absolutely. There's third space loss, which is not visible at all. So instead of using antibiotic liberally, the mandate should be to use cold sponging more frequently and use antibiotics only as judiciously as possible as the patient can. Fair enough. Absolutely. And the second question is that is there any role of preventive folic acid or B12 in reducing the risk of thrombocytopenia? Generally, I haven't seen any such scenario or any such study which says that. There are publications which are supportive that yes, if we give folic acid in early phases of treatment, it was probably from Jodhpur Medical College. Dr. Kantesh, if you have any information about that, it was from Jodhpur Medical College, I guess. All right. So I'm not aware because I haven't seen any pathophysiology which suggests that the vitamin B12 or a folate will upgrade, because this is a syndrome of more of a vasodilation and an autoimmune ITP mediated destruction of these cells. So anything. Right. Okay. So what is PLCR suggest in these cases? The PLCR is high or it is low? Pardon, sir? The PLCR, platelet large cell ratio. Okay, so the platelet large cell ratio, or rather a test for that, is actually an IPF, the immature platelet fraction. So the PLCR is basically suggestive of that how much is the bone marrow effective. So when we see that platelets get manufactured, it forms the giant platelets, and then those giant platelets go into the bloodstream and form the normal mature platelets, right? So the PLCR ratio, if it is more than 0.5, or correct me if I'm wrong, if it is more than 0.5, that indicates the marrow is functioning. That means the marrow is functioning and the outside destruction is happening, which is very obvious in the dengue. Like I said, it's a cytokine mediated process. But in dengue, I've seen PLCR to be more on lower side rather than higher side. So that is why, there are 2-3 mechanisms. It's not destructive only. It's the bone marrow suppression also, and that's why there's leukopenia. So this also there is bone marrow suppression also. So absolutely. In case, because bone marrow suppression is there, therefore the hematinic vitamins, they probably offer some help, and that's the reason probably there are a few studies which suggest that. So it is not a one factor. It is Neha, sir? I will partially agree with Vivek on one point, that vitamin C, it has got definite role. You might not find any scientific paper supporting it, but in my personal experience, giving vitamin C, particularly I'm fond of elderweight injection, which contains one pink ampoule and one white ampoule. Yes, and sir. Normally what I do, I give one pink and 2 white ampoule in such patients, and they do fairly better. Right, sir. So vitamin C is not specific for dengue, sir. It is for all viruses. Yes, sir. Yes, sir. So I have also showed in one slide, sir, that thrombocytopenia, or for that matter, any kind of pancytopenia, has a multifactorial cause.
So the most common cause is still remains the immune mediated, but yes, it can have a marrow destruction because eventually तो virus जाके macrophages में ही रहने वाला है या bone marrow में ही latent रहने वाला है. So not one thing is correct because dengue itself has a multiple mechanisms. So vitamin C is an antioxidant for pan-viral etiologies, definitely. Exactly. I think we are. Why there is a low hematocrit in dengue? Pardon, sir? And why there is a low hematocrit in dengue and how should we titrate for the fluid? So that is the reason, sir. So it causes a hemoconcentration. That is why, because it's a vasodilation. आपका अगर patient dried है या dehydrated है, why we use hematocrit as a fluid status? क्योंकि अगर patient hemoconcentrated है या dehydrated है, so all the levels anyways will be coming down. So it can give the false negative result not only, but also it will promote the further capillary leakage and then the further soakage. So अगर hematocrit on the lower side हो रहा है, means you have to pump up. You have to increase the intravascular volume so that the fluid will increase the intravascular volume and these kind of cell lines will be continued to behave as they are. It's about that. Thank you, Neha ji. I think we are running short of time. Because of vasodilatation and fluid loss. I would request the participants to be quick with the questions. We are running out of time. Dr. Sandeep ji, हाँ क्या पूछ रहे हैं संदीप जी? मैं hematocrit के बारे में पूछ रहा था. Due to vasodilatation there is fluid loss and due to fluid loss there is a hemoconcentration. Yes, sir. And the intravascular depletion, extravascular accumulation. इसीलिए ascites, pleural effusion ये सब होता है. Third space, exactly. Yeah. Then hematocrit will increase or decrease? Sir, it will increase. Sir, that will increase in the phase जब आपका extravascular fluid भर जाएगा, third spacing loss होने लग जाएगा, तो आपका hematocrit बढ़ेगा. Lower इसलिए है क्योंकि आपके intravascular में कुछ है ही नहीं. You are depleted overall. Okay. डॉक्टर नेहा, आपके सारे मेंबर्स को एक टेक होम मैसेज आप हम सबको ये तो पता है कि व्हाट शुड वी डू, एक जाते जाते कि व्हाट शुड वी डू वी डोंट डू, मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए. डोंट ब्लंडर्स जो हम जाने अनजाने कर जाते हैं वो हमें क्या नहीं करने चाहिए, एक ये टेक होम मैसेज आप लास्ट में सबको दें. Absolutely. So इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से I just want to say 3-4 things not to be done. Of course, no NSAIDs, no painkillers, no NSAIDs, no IM injections, please. Third thing is no pushing and pumping up of the overzealous fluids as well as antipyretics. That is very important. Fourth important thing is no panic. Actually, this has to be the first one. It is a dengue, it is a phase, it will pass on. And the fifth important point is no injudicious antibiotics. Antibiotic is hardly recommended in any of the dengue. It is only when if you are not sure whether you are dealing with dengue or not. So these are the 5 don'ts which I say. Nice. Okay, thank you नेहा जी. और इससे पहले कि मैं को धन्यवाद संबोधन के लिए बुलाऊं, I would ask Dr. S.N. हर्ष साहब जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है IMA के, उनका हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है कि सर आपके आशीर्वचन प्रार्थनीय है. डॉक्टर S.N. हर्ष साहब. Thank you, Dr. Khitani. Yes. We have become more knowledgeable after the talk of Dr. Neha. Many concepts have been cleared, and many more thanks to Upchar who has organized this talk. और मेरा कोई आशीर्वाद वचन नहीं है, मैं सब आप लोगों के बराबर हूँ. आप सब लोगों ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ. मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, पर आप इसी तरह से ये प्रोग्राम करते रहे और उपचार आगे से आगे बढ़ता रहे. उपचार के लिए मेरी शुभकामनाएं. और डॉक्टर नेहा रस्तोगी जो यहाँ फोर्टिस में है, मैं भी यहाँ फोर्टिस के पास में ही रहता हूँ. जब भी टाइम मिलेगा तो इनसे मिलेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू. नेहा जी आपको अगर आपको समय मिले तो सर से जरूर आशीर्वाद लीजिएगा. ये काफी अनुभवी है, काफी सरल और मृदु भाव है इनका, और बहुत ही इनकी मतलब वयोवृद्ध हमारे साथी है, पर बिल्कुल हमसे भी ज्यादा है.
Thank you, बिल्कुल thank you, सर, thank you, बिल्कुल। thank you इसी very much प्रकार for सक्रिय your रखें। words of appreciation. No need, thank sir. you. देखो Thank you, राजशेखर sir. जी, के साहब, लोकेश जी, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर के पारिक, डॉक्टर जेपी सिंह, राहुल, दीपक, किन किन का नाम ले, सभी लोग ऐसा लगते हैं कि रोज इस तरह के कार्यक्रम होते रहे और मिलते रहे और हमारा नॉलेज बढ़े और हम देश के स्वास्थ्य के लिए उसमें भागीदार बने। जिस ढंग से अभी इन्होंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं, इनको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, पर आज की टॉक के बाद में काफी लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एंड द मैसेज विल बी disseminated to all the persons of the उपचार through WhatsApp groups. Thank you very much, sir. थैंक यू सर मैं भी गुड़गांव रहता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। मिलिए, जरूर मिलेंगे। जी सर, जी सर। बहुत अच्छा। डॉक्टर लोकेश अग्रवाल जी से मेरा निवेदन है कि कृपया धन्यवाद संबोधन के साथ कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करें। लोकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं उपचार एकेडमी में 2 शब्द बोलूंगा। उपचार एकेडमी की शुरुआत इसलिए करी थी कि हमने देखा कोरोना काल में बहुत सारे वेबिनार्स हुए एकदम से, तो सारा थ्योरेटिकल नॉलेज एकदम से आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्रोग्राम किया जाए इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और वो प्रैक्टिकल नॉलेज रेडी टू यूज हो, जो कि हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे मैंने आज कुछ सुना, डॉक्टर नेहा ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, अब मैं उसमें से कई चीजें हो सकता है कल से ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूं। तो कंसेप्ट बिहाइंड दिस यही था। बहुत सिंपल और बहुत कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक हम लोग चूज कर रहे हैं। जैसे पहले हमने एबीसी ऑफ सीबीसी किया था और अभी डेंगू किया था, और आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने पसंद का कोई कॉमन सा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, देखने में जो सुनने में लगता हो सिंपल, लेकिन अभी भी हमें लगता हो कि उसके बारे में हम कुछ खास जानते नहीं, मतलब हमारी कुछ गलत धारणा है उस टॉपिक के बारे में, तो जैसे आज क्लियर हुई। मैं आप सभी का बॉटम ऑफ द हार्ट से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए, अपना कीमती समय निकाला। उपचार एकेडमी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम सब एज ए टीम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हैं और आगे भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम हर 15 दिन में एक वेबिनार, लाइव वेबिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड था एंड वी विल प्लान आफ्टर दिवाली। थैंक यू सो मच कांतेश बोस, आप सब आभार। थैंक यू। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति की हम घोषणा करते हैं। ये वीडियो जो है उपचार की ऑफिशियल यूट्यूब शीघ्र ही प्रसारित होगा, आप वहां देख सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। हाँ, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू फॉर हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। Thank गुड you, नाइट Neha डॉक्टर नेहा, गुड नाइट। थैंक यू सो you. मच Thank you, फॉर वशीर साहब। योर प्रेशियस टाइम, और आपने इतना अच्छा समझाया कि मेरे इस बीच में ना फोन में अरे ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्लासरूम में बैठे और हमारी तो बहुत मतलब क्लियर हुए। मुझे लगता है कि आपकी सेवाएं हमें फिर किसी टॉपिक पे दोबारा फिर कभी मिलेंगी। हमारा सौभाग्य रहेगा एज ए टीम उपचार, हम आपको फिर कभी किसी एक अच्छे से टॉपिक पे दोबारा से इनवाइट करना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू वशिष्ठ सर। थैंक यू वशिष्ठ सर। थैंक यू हर्ष साहब लेक्चर। थैंक यू गुड नाइट एवरीबॉडी। डॉक्टर वशिष्ठ सर। थैंक यू हर्ष सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। एवरीवन। शुभ रात्रि। गुड नाइट मैम।